कसाब की तस्वीर देखिए। देखने में तो द बॉय नेक्स्ट डोर है। हाथ पर कलावा और कंधे से लटकी हुई राइफल। नाम है कसाब। 2008 के आतंकी हमले का मुख्य चेहरा, जिसकी शक्ल देखकर आज भी दिल सहम जाता है। 26/11 की रात को इसकी ये फोटो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ली गई थी। लेने वाले प्रेस फोटोग्राफर थे सेबेस्टियन डिसूजा, जिनके इस साहसिक कदम की वजह से इस्लामिक टेरर का भांडाफोड़ हो पाया। नहीं तो उस समय की कांग्रेस सरकार तो इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दे चुकी थी। लेकिन क्या 2008 का मुंबई आतंकी हमला बस एक ही आतंकी हमला था यूपीए के दौर में? नहीं। 2013 में पटना बिहार में इलेक्शन रैली में बम विस्फोट हुआ, 6 मारे गए, 85 घायल हुए। 2011 मुंबई बॉम्बे, 2010 पुणे बॉम्बे, 2008 में ही अहमदाबाद टेरर अटैक, 2007 हैदराबाद टेरर अटैक और समझौता एक्सप्रेस, 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग, 200 मारे गए, 700 घायल। 2005 दिल्ली में बम विस्फोट, दिवाली से ठीक पहले निशाना कौन? भारत का आम नागरिक। 2003 मुंबई बॉम्बिंग और 1993 बॉम्बिंग बॉम्बे। कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का स्पॉन्सर पाकिस्तान है और निशाना है भारत। आतंक की ये कहानी बॉम्बिंग्स पर ही नहीं सिमटी रही, बल्कि आतंकियों की नई फसल भारत में ही उगनी शुरू हो गई। रेडिकलाइज्ड ग्रुप ने अपना फन उठाया और जहां देखो सिक्योरिटी एजेंसियों की नाक पर दम करना शुरू कर दिया। जिहादी नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुके थे और मंजर ये था कि जो भी बम विस्फोट होते, सारे इन्वेस्टिगेशन का ट्रेल पाकिस्तान पर जाकर ही रुकता। लेफ्ट लिबरल और अर्बन नक्सल इनके लिए आंसू बहा रहे थे और भारत की आत्मा को रौंदने के लिए उनके पास एक नहीं दो दो हथियार थे। दूसरा हथियार था भारत के जंगलों में फ्लॉरिश करते हुए माओवादी, जिनके पास न हथियार की कमी थी, न रिसोर्सेस की और ना ही भारत के शहरों में बैठे बुद्धिजीवियों के सपोर्ट की। वही अर्बन नक्सल यूपीए की सरकार में पॉलिसी बेसिस को जकड़े हुए बैठे थे। कुर्सियां यूपीए सरकार की थी और कब्जा अर्बन नक्सल का था। जब मुखिया सोनिया गांधी हो तो ऐसा सब होना स्वाभाविक था। सरकार भी विवश थी, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी के जरिए सोनिया गांधी ने सरकार पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ था। सरकार का चेहरा था मनमोहन सिंह, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाली असली पावर थी एनएसी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के पास। मनमोहन सिंह को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिसी पर एडवाइस करने के बहाने राहुल गांधी की माताजी ने सरकार को भारत के हित में कोई भी सही फैसला लेने लायक छोड़ा ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि भारत के हृदय पर दीमक और कॉकरोचेस का एक ऐसा अटैक। यूपीए के दौर में आतंकवाद और नक्सलवाद वो पैरासाइट्स बन गए जिन्होंने अपने टारगेट को बिल्कुल वीक कर दिया। सरकार असमर्थ, विफल और विवश रह गई। लेकिन असली भयावह असर कश्मीर पर पड़ा। कश्मीर का डल लेक एक तरह से आतंकवाद का और उससे आई बर्बादी का दर्पण बन गया। इस दर्पण पर डराने वाली एक और परछाई थी, वो थी पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों की, जिसने कश्मीर के युवा को हाथ में पत्थर पकड़ाए और कहा कि जाओ सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाओ। पाकिस्तान से निकले कॉकरोच एक तरफ कश्मीर में गंदगी फैला रहे थे और दूसरी तरफ भारत के शहरों में आई आतंकवाद की तबाही का आनंद ले रहे थे। लेकिन भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने धैर्य कायम रखा। उनका मनोबल नीचे था, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुकूमत पाकिस्तान की धमकियों की आगे अक्सर घुटने टेक देती थी। यूपीए सरकार सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर चलते देखते रही, लेकिन उसके पास ना ही कोई सॉलिड सॉल्यूशन थे और ना ही आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने की कोई स्ट्रैटेजी। अब देखिए ना, उस वक्त तो हम जूनियर स्कूल में ही थे और तब इन सब मुद्दों की समझ ही नहीं थी। लेकिन आज ये बात साफ समझ आती है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए प्लान, स्ट्रैटेजी और सॉल्यूशन उसी के पास होता है और वो ही उन पर एक्शन ले सकता है, जिसकी लीडरशिप ही भारत की एकता और अखंडता को समर्पित हो। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात से आए, उन्हें पॉलिटिकल कैरेक्टर में देखा गया। अब जिन दीमक और कॉकरोचेस का एम देश को खोखला कर देना था, वो क्या भारत की अर्थव्यवस्था को निशाना नहीं बनाते? अरे भाई, आतंकवाद को समझने में यह भी समझना जरूरी है कि आतंकवाद अलग अलग लेवल पर ऑपरेट करता है। खून खराबा, हथियार, बारूद, हॉस्टेज सिचुएशंस, सेना को डीमोरलाइज करने की कोशिश, युवाओं को निष्क्रिय बना देना और भारतीय मीडिया के जरिए फियर क्रिएट करवाना, क्या ये आतंकवाद नहीं है मित्रों?
आतंकवाद का एक और लेवल है और वो है आर्थिक आतंकवाद यानी फेक करेंसी। जैसे 500 और 2000 के नोटों का काउंटरफिट, अरे वही जो आपने धुरंधर फिल्म में विस्तार से देखा है। देखिए, कॉकरोच गंदगी में रहते ही नहीं हैं, बल्कि वो गंदगी भी जनरेट करते हैं। फेक करेंसी वही गंदगी का ढेर है जिस पर कॉकरोच बेस से लेकर टॉप तक बड़े मजे से बैठा रहता है और भारत में मॉनेटरी सिस्टम को तोड़ता है। अब इससे होता क्या है? तो इससे होता यही है कि व्यवसायों और लोगों को नुकसान छोटे स्तर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और बड़े स्तर पर टेरर एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए नकली नोटों का इस्तेमाल करना। कभी सोचा है कि कॉकरोच को मोदी से इतनी एलर्जी क्यों है? जी हाँ, वही 2016 का डिमोनेटाइजेशन, जिसमें मोदी जी ने 8 बजे के भाषण में कॉकरोच को मारने वाली हिट का इस्तेमाल किया और फेक नोट्स की पूरी प्रणाली को ध्वस्त किया। लेकिन इससे पहले देश में क्या हो रहा था? वही यूपीए सरकार की विफलता। पूरे देश में नकली नोटों पर खुले आम चर्चा बड़ी शान से होती थी। मंजर ये था कि दिसंबर 2012 में राज्यसभा में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने फेक करेंसी का मुद्दा उठाया और कुछ सवाल किए। सवाल थे कि पाकिस्तान से इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट भारत क्यों आ रहे हैं और क्यों इनका आवागमन अन्य मार्गों से तस्करी के लिए हो रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। जवाब पी चिदम्बरम को देना था, लेकिन जवाब उनकी सरकार की विफलता ने दिया। विवशता देखिए, चिदम्बरम अपने जवाब में कहते हैं कि नकली मुद्रा एक समस्या है, ये समस्या सीमा पार से उत्पन्न होती है। आप सोच सकते हैं मित्रों कि आप मुझसे सवाल करें कि आतंकवाद रोकने के लिए भारत क्या कर रहा है और मैं कहूँ कि आतंकवाद एक समस्या है, ये समस्या सीमा पार से उत्पन्न होती है। लेकिन जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने किसी देश का नाम ना लेते हुए कहा कि नकली नोटों की आपूर्ति को उसके सोर्स पर ही रोकना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें राज्य का समर्थन प्राप्त है। देख रहे हो ना विनोद, सॉरी देख रहे हो ना मित्रों, ये थी उस वक्त की यूपीए सरकार, उसका इकोसिस्टम, उसके मंत्री, उसके लेफ्ट लिबरल और उसके कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंसेस। अब चलते हैं मुंबई टेरर अटैक से ठीक 2 साल पहले 2006 में यूपीए की सरकार और भारत में आगमन होता है राहुल गांधी के फेवरेट और सोनिया गांधी के सरकार के वीआईपी इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस का। दिसंबर 2006 में सोरोस दिल्ली आते हैं। इनकी विजिट का कारण क्या था? खबरों की माने तो उनकी पार्टी के एक मेंबर ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि द विजिट इज मोर ऑन द पर्सनल साइड। सोरोस ने अपनी किताब भी लॉन्च करी और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले। 2012 में सोरोस फिर भारत आए। इन्हें अपना ओल्ड फ्रेंड बताने वाले कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने सोरोस के साथ अपनी मुलाकात की बात एक ट्वीट में लिखी थी। ये अलग बात है कि इसके बाद उन्हें काफ़ी क्लैरिफिकेशन देने पड़े, क्योंकि अब वो दौर तो था नहीं कि सोरोस से वार्मली मिला जाए पर जनता को पता न चले और वो सवाल न पूछे, क्योंकि मोदी के इंडिया में तो सोरोस की कुंडली तो सब देख ही चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावर में आने से पहले भारत पर बाहरी इन्फ्लुएंस का रंग देखिए दोस्तों। 90 के दशक के इस्लामी डॉन से लेकर मनमोहन सिंह के दौर के बहुत ही खास कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासिन मलिक, अर्बन नक्सलियों की क्वीन अरुंधति रॉय और शशि थरूर के खास मित्र जॉर्ज सोरोस। इस नाकाम सरकार जिसे जनता 2014 में विफल करने का मन बना चुकी थी, लेकिन ये उनके बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं थी, जो करप्शन से लड़ने का वादा करके आए थे और जिन्होंने अन्ना हजारे और अन्ना मूवमेंट का सहारा लिया। अरविंद केजरीवाल ने नेशनल प्रोमिनेंस गेन की। देश के युवा ने करप्शन के खिलाफ उनकी बात सुनी, क्योंकि 2008 से लेकर 2012 तक यूपीए सरकार कई घोटालों में धंस चुकी थी। जनता त्रस्त थी। अन्ना हजारे मूवमेंट ने एक नेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। अर्बन मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट किया। धुआंधार मीडिया कवरेज मिली, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों में आंदोलन खड़े हो रहे थे और रेजिम चेंज के लिए रेवोल्यूशन सड़कों पर उतरी हुई थी। जॉर्ज सोरोस के सामने योगेंद्र यादव ब्राउन सिपाही बने प्रेजेंटेशन दे चुके थे और अरविंद केजरीवाल को योगेंद्र यादव जैसे ही ब्राउन सिपाही की ज़रूरत थी। अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने मिलकर निर्भया केस के खिलाफ जनता के रोष का भी पूरा फायदा उठाया। यही होता है पॉलिटिकल कनिंगनेस। ये चल रहा था 2014 से पहले। 2014 में पीएम मोदी के
पावर में आने के बाद यूपीए काल के कॉकरोचेस को और उनकी फैलाई गंदगी का सफाया किया गया। ये काम केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पॉलिटिकल कनिंगनेस को हराने के लिए सॉलिड पॉलिटिकल कैरेक्टर की ज़रूरत थी, जिसका चेहरा है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने का बहाना करते करते कुछ कॉकरोच अपना ही पॉलिटिकल शीश महल खड़ा कर गए, और जब जनता को उनका असली चेहरा दिखा और उन्होंने कॉकरोचेस को पावर से भगा दिया, तो अब वही आंदोलन आज मोदी विरोधी बनकर खड़ा हो गया है। मित्रों, भ्रष्टाचार गलत सोशल व्यवहार के कारण होता है, लेकिन उसका असली ब्रीडिंग ग्राउंड होती है एक करप्ट मशीनरी। उस करप्ट मशीनरी में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं खोखली हो जाती हैं, और उस खोखले हुए सिस्टम में करप्शन बसता जाता है, पर्कुलेट होता जाता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस पारदर्शी नहीं रहते, धुंधले और धुंधले होते होते ओपेक बन जाते हैं। जहां देखो फेवर्स टू गिव एंड पाम्स टू ग्रीस, लॉबीज टू रिवॉर्ड। यही कारण है कि यूपीए काल में पॉलिटिकल लॉबीस्ट के फोन फास्ट डायल में टॉप जर्नलिस्ट के नाम होते थे। ऐसे करप्ट मशीनरी को ध्वस्त करने के लिए कोई गाने बजाने वाले आंदोलन और करप्शन खत्म करने वाले झूठे वादे काम नहीं आते। ऐसे सिस्टम्स को चेंज करने के लिए पॉलिटिकल कैरेक्टर चाहिए होता है, और उस पॉलिटिकल कैरेक्टर की नींव ही राष्ट्रवाद में ट्यून्ड एंड मोल्डेड होती है। करप्शन फैंसी कैंपेन से नहीं, पॉलिटिकल एक्शन से खत्म होता है, और पॉलिटिकल एक्शन के लिए चाहिए होता है एक सक्षम लीडर, एक ऑनेस्ट लीडर। 2014 में भारत के राजनीतिक पटल पर नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। वही नरेंद्र मोदी जो गुजरात में गुड गवर्नेंस मॉडल के लिए जाने जाते रहे, जिन पर एंटी डेवलपमेंट, एंटी इंडिया, प्रो नक्सल एंड माओइस्ट का एक षड्यंत्र नहीं चला। 2014 डेमोक्रेटिक क्रांति ऑन, करप्ट कॉकरोचेस गॉन। देश को मोदी की ऐसी जरूरत पड़ी कि कुछ दिन पधारो गुजरात में का नारा देते देते मोदी खुद ही दिल्ली आ गए। डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स लेड टू डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस। मोदी को केंद्र में विरासत में मिला कॉकरोचेस की गंदगी का ढेर और ढेर सारा षड्यंत्र। 2014 गुड न्यूज फॉर भारत, बैड न्यूज फॉर यूपीए इकोसिस्टम। सरकार ने पावर में आते ही देश के आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर काम किया। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों, वित्तीय समावेशन, डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स पर काम किया। उच्च विकास दर, राज्य की क्षमता में सुधार और मैन्युफैक्चरिंग के तेजी बढ़ाने पर जोर दिया। मेक इन इंडिया की नींव रखी। नकली आंदोलनों में रोड्स जाम करने वालों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। उसके ही कॉन्ट्रास्ट में मोदी सरकार ने अपने फर्स्ट टर्म में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन आधार मोबाइल यानी JAM पब्लिक को ऑफर किया, जो लेफ्ट लिबरल सोशल जस्टिस के नाम पर लोगों को बस पॉलिटिकली एंड सोशली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उन्हीं के आंखों के सामने और नाक के नीचे फाइनेंशियल इंक्लूजन से रियल सोशल चेंज लाया गया। कई केंद्रीय और राज्य करों को एकीकृत कर प्रणाली में तब्दील किया। GST के द्वारा लॉजिस्टिकल डीलेस और स्टेट लेवल टैक्स बैरियर्स दूर हुए। बैंकिंग सेक्टर डिसिप्लिन हुआ। डिजिटल पेमेंट्स रिवॉल्यूशन हुआ। PM गति शक्ति से देश की गति ही बदल गई। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम और निरंतर सुधार। पोर्ट्स, वाटरवेज, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स सब एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म हुए हैं पिछले 11 सालों में। मोदी वॉक्ड द टॉक विद मैन्युफैक्चरिंग पुश। मेक इन इंडिया के अंडर भारत के GDP में मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को बढ़ाने पर काम हुआ और चल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स हुए हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंप्रूव और एनकरेज करने के लिए सेक्टर के सारे एस्पेक्ट्स में सुधार हुआ है और हो रहा है। उधर लुटियंस दिल्ली के कोजी क्लब्स जो देश की प्रगति को स्लो कर रहे थे, उनकी पकड़ ढीली की गई। संस्थागत प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। गवर्नमेंटल सिलोस तोड़े गए। पब्लिक बैंक्स अनेक सेक्टर्स के लोन्स के बोझ में दबे हुए थे। मोदी सरकार ने डूब रहे बैंकों को पुनर्जीवित किया। NPA क्राइसिस 2014 से पहले ही पक कर तैयार हो चुका था। मोदी को यह विरासत में मिला। मोदी सरकार ने NPA ट्रैप को तोड़ने के लिए प्रयास किए। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये रिफॉर्म्स एंड चेंजेस की एक कड़ी थी जिसे पॉलिटिकल कैरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव डेडिकेशन ही चेंज कर सकता था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिन रात काम हुआ।
रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी कनेक्शन। 70 साल से अंधेरे में डूबे हुए गांव में पहली बार बिजली पहुंचाई गई, टैप वाटर पहुंचाया गया। निकम्मी सरकारों के हिस्से का सारा काम उसी व्यक्ति ने किया जिसके खिलाफ आज रजीम चेंज का आतंकवाद खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, पैम्फलेट परिवार की एक खासियत रही है, वो राष्ट्रवादी लीडर्स के खिलाफ काम कर रही पॉलिटिकल एनवी को पहचान लेता है और उसका पर्दाफाश आप सबके सामने करना जरूरी भी समझता है। पैम्फलेट परिवार आप सबको एक परिवार समझता है क्योंकि हम सब इस बड़े भारतीय परिवार का हिस्सा हैं। एक ही परिवार है। हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए, हमें गवर्नेंस में बार बार और निरंतर सुधार चाहिए, लेकिन हमें नकारात्मकता पसंद नहीं, पॉलिटिकल एनवी पसंद नहीं। और यही कारण है कि हम आपको आज बता रहे हैं कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और ग्लोबल रजीम चेंज ऑपरेटर्स की रजीम चेंज की इस बार की कोशिश के पीछे पॉलिटिकल एनवी का हाथ है। ये पॉलिटिकल एनवी उसी एस्पेक्ट को टारगेट करती है जिस एस्पेक्ट में देश और भारतीय सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ोतरी पर होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर के पावन स्थल मार्तंड सूर्य मंदिर में विशाल भारद्वाज ने शैतान का डांस करवाया था। वो विशाल भारद्वाज का डांस ऑफ एनवी था। एनवी अगेंस्ट सनातन, एनवी अगेंस्ट भारतीय सिविलाइजेशन, आस्था से एनवी, प्राचीन मंदिर से जेलसी। बस ठीक वैसे ही अर्बन नक्सल, शहरी माओवादी, लेफ्ट इकोसिस्टम, सोरोस के फैंस रजीम चेंज की बार बार कोशिशों से डांस ऑफ एनवी प्रेजेंट करते रहते हैं। और इनका एम वैचारिक और सांस्कृतिक डेसिक्रेशन, मानसिक गंदगी से अपवित्रता फैलाना, डेमोक्रेटिक सैंक्टिटी डिस्ट्रॉय करना, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनीय डिसीजन से खिसियाकर पॉलिटिकल षड्यंत्र देश पर उड़ेल देना, कोविड जैसे नेशनल आपदा पर भी देश का साथ न देना, बल्कि दुनिया भर से आई गिद्धों और हिंदू लाशों पर, जलती चिताओं पर मंडराने वाले वल्चर्स का साथ देना। बंगाल के इलेक्शन में जो वोटर ने डेमोक्रेटिक पलटवार डिस्प्ले किया है उससे जलन के कारण रेस्टलेस हो जाना, ऑपरेटिंग डिफॉल्ट, पॉलिटिकल डिवैल्यूएशन, कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल राइवल, पुनरुत्थान धार्मिक हो, भारतीय हो, सभ्यता का हो या पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हो, उससे चिढ़कर दिल्ली की, देश की राजधानी की सड़कों पर नकली आंदोलनों को ओपोज करते हुए एनवी उगलते रहना। भारत की इंप्रूव्ड ग्लोबल स्टैंडिंग और डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी इन्हें सहन ही नहीं होती। पिछले 11 साल में हुए सारे काम मोदी सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। इस सोरोसियन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, मोदी को हटाइए, हमें लाइए। पाकिस्तान से मोदी को हटाने की गुहार, सोरोस के इकोसिस्टम से मोदी को हटाने के लिए डेस्परेशन इनकी खूबी रही है, क्योंकि यह सरकार, मोदी की सरकार, ऐसे तत्वों के लिए डीपली और हाईली इनकन्वीनियंट है। इस सोरोसियन इकोसिस्टम को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हजम नहीं हुई। इसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को उस एनवी का शिकार बनाया, क्योंकि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने वालों का आइडेंटिफिकेशन अनडेमोक्रेटिक कहकर कर दिया गया। और फिर अग्रेसर ही विक्टिम बनने के नाटक करने लगा और कहने लगा, देखिए ना, हम मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ हैं। वही मोदी जो धार्मिक पुनरुत्थान करा रहा है, हम उसके खिलाफ रजीम चेंज लेकर आए हैं और ये अंधभक्त हमें एंटी इंडिया कह रहा है। 2014 में मोदी आए और मोदी के साथ ही उनके खिलाफ ये टूल किट खड़ी हो गई। शुरुआत गुजरात से हुई, पैटर्न दिल्ली में शिफ्ट हुआ। बहाने थे कांग्रेस, लेकिन निशाने पर थे मोदी। बाद में कांग्रेस दोस्त गठबंधन में बढ़ी, वाइबिंग टुगेदर फॉर रजीम चेंज अगेंस्ट मोदी। मोदी गवर्नमेंट का एक्शन, सीए, सोरोसियन इकोसिस्टम का रिएक्शन, एंटी सीएए प्रोटेस्ट, दिल्ली को हाईजैक कर लेना, रिफॉर्म को अपोज करना, चाहे वो रिफॉर्म देश के किसान के लिए ही क्यों ना हो। किसान आंदोलन का वाइल्ड कार्ड लेकर आओ, दोबारा सड़कें हाईजैक करो, षड्यंत्र अनपैक करो, मोदी को रोल बैक करने पर मजबूर कर दो। कश्मीर में 370 हटाया गया। सोरोसियन इकोसिस्टम का रिएक्शन, ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट इंडिया एंड मोदी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका छोटा पैक, कंफ्यूज द पब्लिक, कमोशन पैदा करो, जातिवाद बटन दबाओ, जातिगत आंदोलन का मोमेंटम रीसेट करो, 2024 तक उसे एक्सप्लॉइट करो। मोदी ने रेड कॉरिडोर श्रिंक कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, अरुंधति रॉय को एक्टिवेट करो, रजीम चेंज फोर्सेस को गुहार लगाओ,
यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को अपोज करो, मीडिया में राष्ट्रवादी पत्रकारों को गोदी मीडिया बता दो, अर्बन नक्सल्स को प्रोटेक्ट करो और खुद एंटी पीपल होकर, खुद एंटी ट्राइबल्स होकर गवर्नमेंट के एंटी नक्सल एफर्ट्स को स्टॉल करो। इस इकोसिस्टम को टेरर मॉड्यूल्स और टेरर फंडिंग के बीच कनेक्शन अच्छी तरह पता है। जब मोदी ने डेमोक्रेटाइजेशन लॉन्च किया, इनकी रातों की नींद चली गई, क्योंकि नक्सली और आतंकी फंडिंग की मशीनरी इससे रातों रात हॉल्ट हो गई। इम्पैक्ट्स देर तक और दूर तक दिखे। इस दौरान इस पूरे इकोसिस्टम ने सरकार के खिलाफ साजिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रोटेस्ट, आंदोलन, वही पुरानी स्टाइल शीट लेकिन नए चेहरे, और उसमें भी एक नया कम्युनल एंगल लेकर ये लोग मैदान में उतरे। अग्रेसर थे, विक्टिम बनने का नाटक कर रहे थे। व्हाट एन आइडिया सर जी, अरे इनके सर जी केजरीवाल और उनमें बस एक टी शर्ट और मफलर का अंतर है। दिमाग दोनों का एक सा ही चलता है। बस राहुल गांधी विदेश यात्रा थोड़ी ज्यादा करते हैं, क्या करें, डिफॉल्ट सिस्टम है, विदेश में उनकी रूट्स हैं। भारतीय लोकतंत्र में दखल देना और दिलवाना उनके उज्जवल चमकते भाग्य में लिखा है। सोरोसियन पॉलिटिक्स के फैंस अनेक। सोरोज ने नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने के लिए एक अलग से फंड की सार्वजनिक घोषणा की। रजीम चेंज ऑपरेशन को लेकर अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बात करते रहे हैं। करें भी क्यों ना, प्लेयर्स की इतनी वैरायटी जो है। अर्थव्यवस्था पर वार, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें, विदेशी शॉर्ट सेलर्स की भूमिका के लिए ग्राउंड तैयार करना, इकोसिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कोड। लेकिन इस ग्रेट भारतीय सिविलाइजेशन की ताकत, हमारे पूर्वजों के आशीष की शक्ति इतनी प्रबल है कि इनके ये प्रयास विफल होते रहे। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें तो इसकी वजह यह भी है कि भारत में सरकार का बदलाव हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का नतीजा रहा है। फिर भी इन लोगों के रजीम चेंज के प्रयास लगातार जारी हैं। उसका आतंक जारी है। दरअसल रजीम चेंज ऑपरेशन से लड़ना आतंकवाद से लड़ने के समान है। आपको हर बार न केवल लड़ना पड़ता है बल्कि जीतना भी पड़ता है। हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। दोस्तों, हिमांशी ने अभी आपको जो बताया कि 2014 में पीएम मोदी के पावर में आने से पहले देश का हाल कितना बुरा था। कॉकरोचेस ने कैसे जगह जगह अपनी गंदगी को गवर्नेंस का नाम देकर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। यूपीए काल में करप्शन एलिगेशंस और पॉलिटिकल एक्यूजेशंस लगभग नॉर्मलाइज हो चुके थे। 2008 और 2012 के अंतराल में ही यूपीए सरकार दर्जनों स्कैम कर चुकी थी। ऐसा लगता था कि सरकार का सारा टैलेंट और सारा इंटेलेक्ट गवर्नेंस में नहीं बल्कि स्कैम्स मैनेज करने में जा रहा है। यूपीए के ऑपोजिशन यानी कि एनडीए लगातार इन स्कैंडल्स को पॉइंट आउट करता रहा, अकाउंटेबिलिटी मांगता रहा और उनके इसी रोष से ये साबित हो गया कि शायद ऑपोजिशन एक दिन पावर में आकर नॉट ओनली करप्शन और कॉकरोचेस की गंदगी का सफाया करेगा बल्कि गुड गवर्नेंस भी देगा। क्योंकि दोस्तों, करप्शन फाइट करने का वादा करके इलेक्शंस के लिए फंड रेज करना, इंटरेस्ट ग्रुप्स को खड़ा कर देना, सोरोस जैसी आइडिया मशीनरी को एक्टिव कर देना, ये सब बड़ा आसान होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन को टारगेट करके खत्म कर देना, यही असली काम होता है। और वही काम करप्शन फाइटर का मास्क पहनने वाले कॉकरोचेस नहीं कर पाए। जिस तरह फेक करेंसी देश के आर्थिक स्टेबिलिटी को टारगेट करती है, उसी तरह फेक करप्शन फाइटर्स अच्छी सरकार को, उसके लीडर्स को ही निशाना बनाकर देश का सत्यानाश करने पर तुले होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी खासियत क्या होती है? करप्शन क्रिएटर्स और फेक करप्शन फाइटर्स हैव अ कॉमन लेगेसी, और वो कॉमन लेगेसी है षड्यंत्र। जितनी आदत इन षड्यंत्रों को झेलने की पीएम नरेंद्र मोदी में है, उतनी ही आदत देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सीनियर एनडीए लीडर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी में थी। वाजपेयी के पीएम काल में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने पॉलिटिकल षड्यंत्र के माध्यम से देश को निशाना बनाया। इस षड्यंत्र का सबसे भयावह प्रोडक्ट था गोधरा और गुजरात राइट्स। जैसा कि हिमांशी ने बताया कि यूपीए सरकार के समय अर्बन नक्सल और लेफ्ट मीडिया इकोसिस्टम विवशता, विफलता और निष्क्रियता के मुख्य एम्बेसडर्स थे। लेकिन फॉर्मर पीएम वाजपेयी के समय में इसी इकोसिस्टम ने उन्हें निशाना बनाया। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, तहलका द्वारा झूठे स्टिंग ऑपरेशंस की श्रृंखला, कंधार हाईजैकिंग नैरेटिव और ब्राउन सिपॉय व्यवस्था द्वारा बीजेपी को आउटसाइडर घोषित करना शामिल था। और यही नहीं, षड्यंत्र को एक्सपैंड किया गया और वाजपेयी सरकार गिराई गई।
ये सारे इवेंट्स आइसोलेटेड नहीं थे, ये कनेक्टेड थे, ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे। वाजपेयी सरकार के दौरान इंफ्रा पर काफ़ी काम हुआ, रूरल और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर सुधार हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म्स पर कार्य हुए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, टेलीकॉम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों स्ट्रीमलाइन हुए, पोखरण टू न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इंडिया ने फॉर्मली खुद को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया, जिसके चलते भारत पर सैंक्शंस भी लगाए गए। लेकिन इसके बावजूद उस समय की एनडीए सरकार ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कायम रखा। फिर षड्यंत्र अपनी हाइब्रिड स्टेज पर पहुंचा। इंडिया ने कारगिल वॉर फेस की, उससे जुड़े चैलेंजेस आए, लेकिन देश ने उन्हें साहस के साथ फेस किया। मैं ये नहीं कह रहा कि साल 2004 में यूपीए के पावर में आने के बाद कुछ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये दौर पॉलिटिकल कनिंगनेस का था। इस दौरान एनजीओ सेक्टर, जिसकी कुर्सियों पर अर्बन नक्सल्स और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने अपनी पकड़ बना ली थी। कन्वर्जन सेक्टर, जो खुलेआम और बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से भारत की इंडिजीनियस आइडेंटिटीज को मिटाने पर उतारू था। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इन सब ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। एक तरफ भारत की सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल, कश्मीर में पथराव, लगातार हो रहे टेरर अटैक्स, नक्सलाइट वायलेंस और माओइस्ट वायलेंस के कारण प्रभावित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के सिक्योरिटी अपैरेटस को भीतर से खोखला करने की गतिविधियां भी चल रही थी। यूपीए काल की डिफेंस डील्स लगातार कंट्रोवर्सीज, करप्शन एलिगेशंस, प्रोसेस और प्रोसीजरल वायलेशंस के आरोपों में घिरी रही। ऑगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक्स प्रोक्योरमेंट कंट्रोवर्सी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करप्शन केस, स्कॉर्पियन सबमरीन डील एलिगेशंस, बैरक मिसाइल प्रोक्योरमेंट कंट्रोवर्सी, ये यूपीए काल के रक्षा सौदों में इरेगुलरिटीज के कुछ जेम्स थे। इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने कई कंसर्न्स रेज किए, लेकिन कंसर्न्स एड्रेस करने के बजाय यूपीए सरकार ने उन्हें टारगेट किया, पनिश किया और डिस्प्यूट्स में घेर लिया। दोस्तों, षड्यंत्र यूपीए सरकार की टॉप नॉच क्वालिटी बन गई थी। 2004 से 2014 तक यूपीए ने इंडिया को, खासकर इंग्लिश मीडिया के इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस को अपने कंट्रोल में रखा। नतीजा ये हुआ कि देश का चौथा स्तंभ सरकार की गलतियां सुधारने या उन पर जर्नलिस्टिक चेक्स रखने के बजाय उनकी गलतियों को डाउन प्ले करता रहा, खामियों को ढकता रहा और कंट्रोवर्सी से जनता का ध्यान भटकाता रहा। इसी मीडिया ने पीएम मनमोहन सिंह को रिफॉर्म और सेक्युलरिज्म का चैंपियन घोषित कर दिया। उस समय के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट यूपीए सरकार के मिनिस्टर्स के बेहद करीब थे। लुटियंस, इनर सर्कल्स में मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल इनसाइडर्स ने एक कॉकरोच किंगडम बना लिया था। सोनिया गांधी सरकार का हर पर्सपेक्टिव, हर षड्यंत्र, हर नाकामी अच्छा प्रोजेक्शन पाता रहा। इस कॉल्यूजन का हाल तो ये था कि 2010 में जब नीरा राडिया टेप्स एक्सपोज हुई तो लोगों का ध्यान जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, लॉबिस्ट और बिजनेसमैन की अनहेल्दी प्रॉक्सिमिटी से हटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं थी। जनता ने बार बार इन यूजुअल सस्पेक्ट्स को पहचाना और बार बार इन्हें बेनकाब किया। मित्रों, डेमोक्रेसी में आशावान होना कोई गलत बात नहीं है। जब अन्ना मूवमेंट पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल करप्शन से लड़ने का वादा लेकर जनता के सामने आए तो लोगों ने उन्हें जेन्युइन रिफॉर्मर समझा। अब जनता को थोड़ी ना पता था कि ये पॉलिटिकल कनेक्टनेस दिखाते हुए करियर पॉलिटिशियन बन बैठेंगे और उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिल जाएंगे जिनके करप्शन से लड़ने के लिए ये पावर में आए थे। दोस्तों, जब कॉकरोच आपके घर पर अपना कंट्रोल जमाते हैं, जिस स्पेस पर कंट्रोल जमाते हैं, तो वह कंट्रोल आपके वहाँ से बाहर करने के लिए भी होता है। यानी करप्शन से लड़ने का वादा करने जो दावा करने वाले ये लोग आए थे, जब खुद ही करप्ट हो जाते हैं तो आप उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। आखिर आप डेमोक्रेटिक इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन क्योंकि आप उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे इसलिए वे आपके पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करेंगे, आपकी पॉलिटिकल चॉइस को टारगेट करेंगे। जुडिशरी, जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल प्रोसेसेस, इन्वेस्टिगेशंस, डेमोक्रेटिक इंडिया के ये सारे कंस्ट्रक्टिव टूल्स इन्हीं कॉकरोचेस को चेक में रखने के लिए बने हैं। लेकिन इन टूल से डरकर यही लोग अपने जैसे और व्यक्तियों को खड़ा करते जाते हैं। इन सबका कॉमन वाइब क्या है? देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना, राष्ट्रवादी विचार को अटैक करना, राष्ट्र निर्माण में शामिल हर बिजनेस एंटिटी को इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव का शिकार बनाना। एनजीओ कवर के अंदर कुछ आम एनजीओ कार्यकर्ता बने अरविंद केजरीवाल, सोरोस को प्रेजेंटेशन देने वाले योगेंद्र यादव, अर्बन नक्सल इकोसिस्टम के प्रशांत भूषण और इनके जैसे अनेक पॉलिटिशियंस और बुद्धिजीवी सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये लोग इकोसिस्टम हैं, दे देमसेल्व्स आर द इकोसिस्टम।
ये इकोसिस्टम एक जनरेशनल लेगेसी है दोस्तों, उसी षड्यंत्र की तरह जिसे ये डेकेड आफ्टर डेकेड आगे बढ़ाते आए हैं। इनके बीच एक कॉमन अनरिटन अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट होता है इस इकोसिस्टम की पिछली पीढ़ी के लिए इस इकोसिस्टम को जिंदा रखना और इफेक्टिव बनाए रखना। इस इकोसिस्टम को जिंदा और इफेक्टिव रखने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना और चेहरे बदलते रहना बेहद ज़रूरी टूल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे से लेकर आज तक इस इकोसिस्टम ने कितने चेहरे, कितने रोल्स, कितने तथाकथित आंदोलनों को बार बार लॉन्च किया है। कई फेल हुए, फिर भी नए चेहरे पॉप आउट होते गए, क्योंकि इकोसिस्टम एक एंटिटी है और उस इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए हर बार एक नई एंटिटी बना दी जाती है। साथ ही इकोसिस्टम से एक और नई एंटिटी निकलती रहती है। दोस्तों, एक बार मुलायम सिंह यादव से पूछा गया था कि वो यूपीए सरकार को बार बार सपोर्ट क्यों करते रहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि इस सरकार के हजारों हाथ हैं। मुलायम सिंह यादव की ये बात बार बार सही साबित होती दिखाई देती है। भारत को खोखला करने वाली इकोसिस्टम में अब एक जनरेशनल चेंज आया है। इस चेंज की नई शक्ल और नया एडिशन है CJP, लेकिन मोटिव वही पुराना है, रेजिम चेंज। मतलब मोदी को हटाइए, हमें लाइए।